हेलो एस्पायरेंट्स। इस वाली वीडियो में मैं 8092 के प्रोविज़न से चालू करूँगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो मेरे को 8092 के प्रोविज़न के बाद छोड़नी पड़ी थी क्योंकि कुछ इशू हो गया था मेरे साथ। इसलिए मैंने वो वीडियो को 8092 के प्रोविज़न्स के एंड करके छोड़ दिया था। बट यहाँ मैं 8092 के प्रोविज़न दोबारा रिवाइज़ करके आपको बताऊँगा, क्योंकि एंड में कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए मुझे भी कुछ ठीक से याद नहीं है, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैं। तो इस वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा 1892 के प्रोविज़न। यहाँ से चालू करके हम एंड करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 तक। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, ठीक है, इसका पहला प्रोविज़न ये कहता है, इस एक्ट के तहत नॉन ऑफिशियल मेंबर थे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनकी संख्या को बढ़ाया गया। यानी कि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर आपके कौन थे? इंडियंस की संख्या को प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बढ़ाया गया। बट जो मेजॉरिटी अभी भी थी वो अंग्रेज़ों के हक़ में थी, यानी कि अभी भी उसमें से इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा थे, ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ओके, अब देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट कहता है, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गिव देम पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। सेकंड वाला पॉइंट कहता है इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को बढ़ा दिया, या फिर उसमें कुछ फंक्शंस ऐड अप कर दिए और उसको एक स्पेशल फंक्शन दे दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। वो स्पेशल फंक्शन क्या था कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट डिस्कस हुआ करता था, है ना, और इसके अंदर क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से पूछे जा सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1773, जब मैंने आपको शुरू में बताया था इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि उस वक्त एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, और एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी कैसे लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी में चेंज हुई, इसी को यही है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी। यानी कि अब आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे कि यहाँ पे या आप यहाँ देख सकते हैं, एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछे जाने लगे, यानी कि अब एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होने लगे थे लेजिस्लेटिव्स के। यानी कि अब हमारा जो एम था, यानी कि लेजिस्लेटिव को पावरफुल करना एग्जीक्यूटिव के थ्रू, अब उस पर काम होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट का कहने का मतलब क्या है, कुछ फंक्शंस को ऐड अप किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शन में, और उसको पावर दी गई जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि वो बजट को डिस्कस कर सके और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट, it provided for the nomination of some non-official members of the central legislative council. It provided for the nomination of some non-official member of the Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of provincial legislative councils। यानी कि अब जो हमारे वाइसरॉय थे वो रेकमेंड कर सकते थे, मतलब जो वाइसरॉय थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्वेस्ट पे कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते थे, और जिन मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब है इंडियंस है। यानी कि इस सेंटेंस को मैं दोबारा पढ़ूँ इजी भाषा में, तो ये है, वाइसरॉय कुछ इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर बैठने के लिए, है ना, जो कि रेकमेंड की, मतलब ये जो मेंबर्स हैं वो रेकमेंडेड थे किसके द्वारा, यानी कि सलाह कौन दिएगा, कि सलाह देगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सलाह पे वाइसरॉय कुछ इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने की परमिशन या फिर नॉमिनेशन देते थे। ठीक है, तो कौन देता नॉमिनेशन देता था वाइसरॉय, किसकी सलाह पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सलाह पे, और कहाँ बैठने की? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठने की सलाह देते थे। ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अलावा कहाँ बैठा करते थे और मेंबर इंडियंस? वो बैठा करते थे बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में। That of the provincial legislative council by the governors on the recommendation of district board and municipalities। ओके, है ना। इसके बाद द यूनिवर्सिटी ट्रेड एसोसिएशन जमींदार्स एंड चेम्बर्स, द एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन एंड फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। यानी कि अब इस एक्ट का मतलब क्या था, इस एक्ट ने एक्चुअली क्या किया, इस एक्ट ने लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न बना दिए इलेक्शन को यूज़ करने के लिए
और कुछ नॉन ऑफिशियल सीट को भरने के लिए, यानी कि कुछ इंडियंस लोग के सीट कैसे कैसे भरी जाएंगी। देखो कैसे कैसे भरी जाएंगी। पहले तो कुछ कुछ मेंबर्स को वाइस रॉय नॉमिनेट कर सकता था, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाई गई। नॉन ऑफिशियल मेंबर के प्रोविज़न 1 कहता है नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। प्रोविज़न 2 कहता है कि लेजिस्लेटिव मतलब कि एग्जीक्यूटिव सब क्वेश्चन पूछना चालू हो गया। प्रोविज़न 3 कहता है कि वाइसरॉय कुछ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर या फिर इंडियंस को नियुक्त कर सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन ऑफिशियल मेंबर की सीट भरना तय हुई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। और जो वर्ड इलेक्शन है, वर्ड इलेक्शन को एक्चुअली यूज़ नहीं किया गया था इस वाले एक्ट के अंदर। बस यहाँ पे जो वर्ड इलेक्शन इसलिए लिखा था, वहाँ पे नॉमिनेशन वर्ड का यूज़ किया गया था। एक्चुअली वहाँ नॉमिनेशन वर्ड का यूज़ किया गया था, लेकिन इलेक्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया था। जो यहाँ पे इलेक्शन वर्ड यहाँ इसलिए केवल आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए लिखा है, एक्चुअल में इलेक्शन वर्ड का यूज़ वहाँ नहीं किया गया था उस वक्त, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, ये है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को हम मॉडल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ओके। इस एक्ट को हम मॉडल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। उस वक्त क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था लॉर्ड मिंटो, मतलब कि हाँ उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था लॉर्ड मॉडले और लॉर्ड मिंटो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसलिए उसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं 1909 इंडियन काउंसिल्स एक्ट को, ठीक है। अब इस काउंसिल एक्ट के प्रोविज़न को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ कंसिडरेबली, पहला प्रोविज़न, इफ़ कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ प्रोविंशियल और सेंट्रल, इन दोनों की साइज़ को इंक्रीज़ किया गया। साइज़ इंक्रीज़ करने का मतलब है इनके अंदर जो मेंबर्स थे, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर एक्चुअली 16 मेंबर हुआ करते थे उस वक्त। अब उस 16 को बढ़ा के 60 कर दिया गया, यानी कि 16 to 60 मेंबर बढ़ा दिए गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, है ना। और कुछ नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा दिए गए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की संख्या थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मेंबर बढ़ाए गए एज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोविंस, ओके। Second point, it retained official majority in the Central Legislative Council but allowed Provincial Legislative Council to have non-official majority। यानी कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी इंडियंस की नहीं हो सकती थी, केवल अंग्रेज वहाँ मेजॉरिटी रखते थे। और जो अपनी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके अंदर इंडियंस भी मेजॉरिटी रख सकते थे। ऐसा कंपलसरी नहीं था कि या तो इंडियन, कंपलसरी इसमें कुछ नहीं था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, या ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था कि ओनली ब्रिटिशर्स इसमें मेजॉरिटी रखेंगे या इंडियंस ओनली मेजॉरिटी रखेंगे। इसके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस भी मेजॉरिटी रख सकते थे और ब्रिटिशर्स भी। डिपेंड करता था कि पॉपुलेशन किस हिसाब से है, क्या उसका स्ट्रक्चर है वहाँ के प्रोविंसेस का, ओके। अब पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल, यानी कि दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के डेलिब्रेट फंक्शन को बढ़ाया गया, है ना। उनके डेलिब्रेटिव फंक्शंस को बढ़ाया गया, यानी कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अब अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया गया, अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाई गई, इसकी अब जो मेंबर्स थे वो अलाउड थे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के और अपने रिजोल्यूशन को मूव करने के बजट के ऊपर। यानी कि पहले बजट के ऊपर केवल मेंबर मतलब कि सरकार का, ब्रिटेन गवर्नमेंट का ही हक होता था, लेकिन अब जो है रिजोल्यूशंस मूव होने लगे बजट के ऊपर और मेंबर जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछने लगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। अब वाइसरॉय काउंसिल के अंदर इंडियंस की भर्ती भी चालू हो गई, यानी कि वाइसरॉय काउंसिल के पार्ट डायरेक्टली अब इंडियंस भी हो सकते थे, ओके। एंड गवर्नर काउंसिल और वाइसरॉय काउंसिल दोनों में से किसी के भी मेंबर इंडियंस हो सकते थे, डिपेंड करता था कि उनको नॉमिनेशन दिया जा रहा है या नहीं, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने जिसने वाइसरॉय कमेटी को ज्वाइन किया, और वहाँ पे वो एज अ लॉ मेंबर की तरह ज्वाइन हुए थे। ठीक है, ओके, ये वाज सम हैंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, point number fifth. Point number fifth says that it introduced the system of communal representation for the Muslims. अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप वहाँ 1907 में पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट को। सूरत स्प्लिट को आप तब वहाँ पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि सूरत स्प्लिट के बाद मुस्लिम लीग बनी वगैरह वगैरह, आप वहाँ पढ़ेंगे। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि मुस्लिम्स को वहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, यानी कि 1905 में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था, वहाँ जो आपके लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि डिवाइड एंड रूल करें और हिंदू मुसलमान को बांटें। और तो फिर यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मुसलमान उस वक्त बहुत ही इनसिक्योर स्टेट में थे, वो बहुत इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे हिंदूज़ के प्रति। तो इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी लॉर्ड मिंटो, और उनको काफ़ी उम्मीद थी मिंटो रिफॉर्म से कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, और दिया भी गया। जैसे कि आप पॉइंट 4 में देख सकते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन, जैसे कि पॉइंट 5 में देख सकते हैं, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ वही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है जो सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट। एंड इस सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर ऐसा था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हुआ करते थे, तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में बस केवल मुस्लिम लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते थे, और वही आपस में चुनाव लड़के वहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। वहाँ पे कोई मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कोई भी हिंदू को अलाउड नहीं था कि वो वहाँ से चुनाव लड़ सके। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिम को ओनली मुस्लिम ही वोट, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में केवल मुस्लिम्स ही रिप्रेजेंट कर सकते थे। ओके, ये था आपका, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था जो इसी बिल में 1909 काउंसिल्स ऑफ इंडिया बिल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ देखिए, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, है ना। अब यहाँ पे भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को भी दिया गया, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स को भी दिया गया, यूनिवर्सिटी और ज़मींदार को भी, यानी कि इन सब को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। यानी कि ज़मींदार के जो एरिया में ज़मींदार रहते थे वहाँ केवल ज़मींदार ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर केवल यूनिवर्सिटीज़ के लोग ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, चेम्बर ऑफ कॉमर्स में ब्रिटिशर्स रिप्रेजेंट करते, यानी कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। नेक्स्ट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। On August 20, 1970, British government declared for the first time that its objective was gradual introduction of responsible government in India. 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पहली बार कि उनका ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करना है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना है इंडिया के अंदर। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जिसके अंदर अपोजिशन भी हो, वही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके अंदर अपोजिशन होता है। अगर कोई उसका विरोध नहीं करेगा गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाएगी, है ना। तो ओके, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पावर में लाया गया 1921 में, और इस एक्ट को कहा गया मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि उस वक्त मोंटेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, अब इसके प्रोविजन देख लेते हैं। इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस एंड डेमोक्रेटिंग and separating the central provincial subjects. The central and provincial legislature were authorized to make laws of their representative, यानी कि अब जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, अब उसको धीरे धीरे कम किया जाने लगा। ठीक है, आपने देखा था कि
अब आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया था, तो ये एक और स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, कि अब जो सेंट्रल कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होने लगा प्रोविंसेस के ऊपर। ये मतलब कि यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनने की। इस शब्द को विशेषकर याद रखना एग्जाम में। व्हाट इज़, क्या शब्द है वो? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बना सकती है, अपने अकॉर्डिंग सेट ऑफ रूल्स को इंट्रोड्यूस कर सकती है, यानी प्रोविंसेस ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो अब क्या था, अब सेंट्रल का कंट्रोल धीरे धीरे कम कम होने लगा था प्रोविंसेस पे। ठीक है, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑथराइज टू मेक लॉ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अब सेंट्रल और प्रोविंशियल ये दोनों अपने अलग अलग लॉज बना सकते थे, यानी कि प्रोविंशियल लॉज, यानी कि जो लॉ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाएगी वो केवल प्रोविंशियल पे ही, वो केवल उसी रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस पे ही लागू होंगी जिसके लिए बनाए गए हैं। यानी कि अब दोनों गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों की दोनों अपने अलग अलग डिफरेंट लॉ बना सकते थे। ठीक है, देख रहे हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक स्टेप है, और यहाँ से हमको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलना की शुरुआत हो गई है। ठीक है, और यहीं से सेंट्रलाइज और यूनिटरी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की स्थापना हुई इंडिया के अंदर। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन टू पार्ट। यानी कि इस एक्ट ने फर्दर डिवाइड किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में, यानी कि दो तरीके की लिस्ट होती थी, एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट। जैसे कि इस वक्त होती है सेंट्रल लिस्ट, या फिर इस वक्त होती है सेंट्रल, इस वक्त तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, सॉरी इस वक्त तीन तरह की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल के अंदर सेंट्रल के सब्जेक्ट, स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट, और कॉन्करेंट के अंदर दोनों के कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार उस वक्त एक थी फेडरल लिस्ट, एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, और एक थी कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फेडरल लिस्ट तो एक अलग थी, इसके अंदर सेंट्रल सब्जेक्ट थे, और एक थी प्रोविंशियल लिस्ट। और प्रोविंशियल लिस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब ब्रांचिंग करके देखिए, सबसे पहले ऊपर आएगा लिस्ट, या फिर यानी कि सब्जेक्ट के नीचे आएगा फेडरल लिस्ट, उसके साइड में आएगा, उसके एडजेसेंट साइड में आएगा फेडरल लिस्ट के साइड में आएगा आपका प्रोविंशियल लिस्ट के साइड में आएगा कॉन्करेंट लिस्ट। अब आप यहाँ प्रोविंशियल लिस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते हैं? द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर विथ एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट के लिए गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, यानी कि जो लेजिस्लेचर, मतलब गवर्नर यहाँ रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव को, यानी कि उसकी परमिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना पूछे इस लिस्ट पे कोई फैसला, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ओके, अब रिजर्व लिस्ट क्या होती है? लेकिन रिजर्व लिस्ट के अंदर, लेकिन जो कि अपनी जो रिजर्व लिस्ट है, दो तरह की लिस्ट है, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर गवर्नर अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेटर के, है ना, लेजिस्लेशन असेंबली के गवर्नर है, रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, यानी कि उसकी परमिशन के बिना इस लिस्ट पे कोई काम नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना। ठीक है, और रिजर्व लिस्ट में गवर्नर बिना पूछे भी काम कर सकता है, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। ठीक है, ओके, द डुअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस वॉज नोट। अब इस चीज़ को हम डायरकी कहते हैं, यानी कि हमने प्रोविंशियल लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और रिजर्व लिस्ट में गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है उस लिस्ट पे। ठीक है, अब ये डुअल स्कीम थी, तो इसीलिए इसको कहा गया डायरकी। इस शब्द को याद रखिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी का पेपर लिखेंगे, मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो वहाँ पे डायरकी शब्द अगर आता है तो आपको मार्क्स मिलते हैं, कुछ एडिशन होता है, एक गुड इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है चेक इन्विजिलेटर पे। ओके,
लेकिन ये जो सब्जेक्ट था वो बहुत बड़ी तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ, ज़्यादा दिन तक डायरकी नहीं चल पाई। यानी कि हमको अंग्रेज़ों ने फेक डायरकी देने की कोशिश की थी, बट इंडियन ने इसका विरोध किया। ओके, हाँ, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली बार बाइकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन भी दिया गया, है ना, और डायरेक्ट इलेक्शन भी कराए गए कंट्री के अंदर। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय, अब इंडियन, जो कि आप जानते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके बाद खोज डिस्कवरी होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पूरी, उसको दो पार्ट में तोड़ा गया, दो पार्ट में बांटा गया, है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, दो पार्ट में तोड़ने को, बाय कैमरल लेजिस्लेशन, ठीक है, बाय कैमरल लेजिस्लेशन। अब बाय कैमरल लेजिस्लेशन में क्या था, दो तरीके का हाउस बनाए गए, जैसे कि वो बाय कैमरल लेजिस्लेशन आज भी चला आ रहा है लोकसभा और राज्यसभा के रूप में, और उसमें दो हाउस बनाए गए, अपर हाउस और लोअर हाउस। वो चीज़ आज भी है, अपर हाउस हमारा राज्यसभा और लोअर हाउस हमारा लोकसभा, ठीक है। तो बाय कैमरलिज्म के अंदर इस लॉ में बाय कैमरलिज्म को, यानी कि इस एक्ट में बाय कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बाय कैमरलिज्म के अंदर दो हाउसेस बनाए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस को कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर दोनों असेंबलीज में मेंबर्स बैठते थे, जिनमें कि ज़्यादातर मेंबर इलेक्शन के द्वारा ही चुन के आ सकते थे, यानी कि इस एक्ट में इलेक्शन का भी प्रावधान था, ठीक है। It requires that 3 of the 6 members of the Viceroy, है ना। अब चौथा वाला पॉइंट देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइसरॉय काउंसिल में जो 6 मेंबर ऐड हुए थे बाद में, यानी कि पहले 4 तो थे, उसके बाद 6 मेंबर ऐड हुए। अब वो जो 6 मेंबर ऐड हुए थे, उन 6 मेंबर्स के अंदर जो 3 मेंबर थे वो इंडियंस होना कंपलसरी हो गए, यानी कि 3 इंडियन मेंबर वाइसरॉय काउंसिल का पार्ट हो सकते थे और होते थे, बट इंडियन मेंबर्स अलाउड नहीं थे कमांडर इन चीफ के पद के लिए, यानी कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट उन 3 मेंबर्स में से किसी को नहीं दी जाती थी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए, इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, है ना। अब यहाँ पे पहले हमने देखा कि 1909 एक्ट के अंदर अब हमने गवर्नमेंट ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और भी जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया के अंदर उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। किस किस को दिया सेपरेट इलेक्टोरेट गवर्नमेंट ने? सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, ठीक है। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को फ्रेंचाइजी दी गई। इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, यानी लंदन में एक नया ऑफिस बनाया गया, उस ऑफिस का नाम था, यानी कि एक नई पोस्ट का जन्म हुआ, उस पोस्ट का नाम था हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, यानी कि उसका ऑफिस तो लंदन में था लेकिन वो इंडिया का हाई कमिश्नर कहलाता था, है ना। उसको कुछ फंक्शंस को ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि उसके पास उसको कुछ फंक्शन दिए गए हाई कमिश्नर को करने के लिए, ठीक है। और ये जो फंक्शंस दिए थे वो किसने दिए थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शन हाई कमिश्नर को दिए गए, और हाई कमिश्नर का ऑफिस कहाँ था? लंदन में। लंदन का हाई कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। Hence Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servants, यानी कि इस 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सेंट्रल यानी कि CPSC की स्थापना हुई। हमने बाद में 1947 में CPSC का नाम UPSC हो जाता है, कि तो मतलब हमारी जो नींव है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो UPSC, उसकी नींव रखी गई थी 1926 में, जब स्थापना हुई थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की, है ना। पॉइंट नंबर 9,
It separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget. ऐसा पहली बार हुआ था कि प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग किया गया था। मैंने बताया ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया बरकरार चल रही थी इंडिया के अंदर, तो उस प्रक्रिया के तहत प्रोविंशियल बजट को अलग किया गया और सेंट्रल बजट को अलग किया गया है ना। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एथराइज करते थे प्रोविंशियल बजट्स को, ठीक है। It provides for the appointment of statutory commission, inquired and report is working 10 year। यानी कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया जिसका काम था हर 10 साल में जो अभी लॉज हैं वो ठीक से चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो पाए हैं या नहीं, उनको अपडेट करना है या नहीं, ये देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड्स, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइमन कमीशन आप पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया में, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप एक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो एक्ट को काफ़ी ऑफिशियली तरीके से पढ़ना पड़ता है, इसलिए। अब देखते हैं सबसे बड़ा एक्ट, अब देखते हैं अभी तक का बना हुआ सबसे बड़ा एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यानी कि इस एक्ट ने अबाउट 35 to 40% कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया डायरेक्टली, ओके। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तकरीबन 35% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ है डायरेक्टली, एंड डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ से उठाया गया है, ठीक है। द एक्ट मार्क्ड एज अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document of 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। जो आप यहाँ 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स का नाम सुन रहे हैं ना, ये वही 10 शेड्यूल हैं जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, लेकिन अब उसको बढ़ा के 11 कर दिया गया है, क्योंकि एक शेड्यूल को वहाँ पे अभी ऐड किया गया है, ठीक है। 2001 सन 2000 में एक शेड्यूल को ऐड किया गया था, इसलिए सन 2000 में नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम पे उस शेड्यूल को ऐड किया गया था, तो इसलिए अब यहाँ पे 11 शेड्यूल्स हो गए हैं। और लेकिन जो 321 सेक्शंस देख रहे हैं आप, ये 321 एक्ट बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेम एज ऐसी अभी तक रखे गए हैं, 321 एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के कुछ प्रोविजन देखते हैं। It provided the establishment of All India Federation consisting of provinces and princely states as unit. The act divided the powers between center and units in terms of 3 lists: federal list, provincial list and concurrent list. Okay, 59 आइटम, 54 आइटम्स एंड 36 आइटम आप यहाँ देख सकते हैं। इस एक्ट ने सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की। ऑल इंडिया फेडरेशन ने पूरे इंडिया को एक धागे में पिरो के रख दिया। वैसे तो इंडिया को पूरे एक धागे में पिरोने का काम गांधी जी ने बहुत अच्छे से किया था, बट ऑल इंडिया फेडरेशन ने सबको दिखाया कि हाँ, इंडिया एक कंप्लीट यूनिट है, इंडिया एक कंप्लीट कॉलोनी है। इसके अंदर उन्होंने एक सब यूनिट्स बनाए रखी थी, जो कि प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस थे, ठीक है। इस एक्ट के अंदर 3 टाइप की लिस्ट बनाई गई। फेडरल लिस्ट फॉर सेंटर, जिसके अंदर 59 आइटम्स रखे गए, यानी 59 सब्जेक्ट रखे गए सेंटर से रिलेटेड। प्रोविंशियल लिस्ट, इसके अंदर प्रोविंसेस से रिलेटेड 54 आइटम्स रखे गए। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर 36 आइटम रखे गए, दोनों के कॉमन, यानी प्रोविंसेस और सेंट्रल के कॉमन सब्जेक्ट्स, 36 सब्जेक्ट्स रखे गए इसके अंदर, ठीक है। जो बची हुई रेजिडुअरी पावर हैं वो वाइसरॉय को दे दी गई है ना। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट, ओके। यानी कि इस फेडरेशन का ऑल इंडिया फेडरेशन का विरोध किया था जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन लोगों ने, और उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था। बहुत अच्छा काम किया था ये पहली बार अंग्रेज़ों ने कि पूरे इंडिया को एक धागे में पिरो दिया था, बट प्रिंसली स्टेट्स ने इसका विरोध किया और वो फेडरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है।
सेकंड पॉइंट, इट एस्टेब्लिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आपने इसके पहले वाले एक्ट में पढ़ा था डायरकी के बारे में। डायरकी मैंने आपको बताया था, 2-3 टाइप की लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट के लिस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, रिजर्व लिस्ट, ट्रांसफर्ड लिस्ट, और मैंने कहा उसको डिटेल में बताया था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट को, है ना। तो अब इस एक्ट के अंदर उस डायरकी को एबोलिश किया गया। अब कंप्लीटली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, है ना। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स, यानी कि अब जो प्रोविंसेस थे वो खुद के अंदर ऑटोनोमस यूनिट्स की तरह परफॉर्म कर सकते थे। जैसे कि इस वक्त स्टेट परफॉर्म करते हैं ना, कि स्टेट के अपने कुछ अलग कानून है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग कुछ फैसले ले सकते हैं, उसी प्रकार अब वहाँ पे प्रोविंसेस जो थे वो भी अपने खुद के फैसले ले सकते थे, ठीक है। मोर ओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, यानी कि इस एक्ट ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। डेट इज़ द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, तो गवर्नर जो थे उसको ज़रूरत थी कि वो मिनिस्टर्स की एडवाइस के थ्रू ही चलें, उसके अलावा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर, यानी कि जितने भी प्रोविंसेस के गवर्नर थे उनको मिनिस्टर की सलाह से ही चलना था। इट केम टू बी इफेक्ट 1937 एंड वो डिसकंटिन्यूड इन 1939, यानी कि बस ये काम जो डायरकी को एबोलिश करने वाला काम है और जो ऑटोनोमस स्टेट से ऑटोनोमस प्रोविंसेस बनाने वाला काम है वो 1939 में समाप्त हो गया। ज़्यादा दिन तक चला नहीं, केवल 1937 से 1939 तक ये काम चला। ओके, थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर, कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू। अब वहाँ आपने देखा था, लेकिन वहाँ अब क्या हुआ, 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपने देखा था कि डायरकी जो थी वो कहाँ लगाई गई थी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे अब डायरकी कहाँ लगाई गई है, फेडरल सब्जेक्ट्स पे। अब फेडरल सब्जेक्ट्स जो फेडरल लिस्ट थी उसके अंदर डिवाइडेशन किया गया। फेडरल लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट रखे गए ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब प्रोविंसेस के अंदर से डायरकी एबॉलिश हो गई थी, और अब डायरकी अब आ कहाँ गई थी, प्रोविंशियल यानी प्रोविंसेस के अंदर से डायरकी एबॉलिश कर दी गई और कहाँ लाई गई, सेंटर पे, यानी कि फेडरल लिस्ट पे डायरकी को अप्लाई किया गया, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन था ये भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, यानी कि 6 स्टेट, यानी कि 6 प्रोविंसेस में, उस वक्त इंडिया में टोटल 11 स्टेट थी, तो 11 में से 6 स्टेट में बाईकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन कराया गया। और वो 6 स्टेट कौन कौन सी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि अपना यूपी उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था। वन मेड बाईकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अब इन 6 स्टेट में भी 2 हाउसेस होते थे, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इन 6 स्टेट में भी, यानी कि इस वक्त वैसे विधानसभा है, उस वक्त तो वहाँ पे 2 तरीके के हाउसेज हुआ करते थे हर स्टेट, यानी कि हर प्रोविंसेस के पास, इन 6 स्टेट्स के पास, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस ऑन देम, ये बाईकैमरलिज्म तो इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे 2 हाउसेस भी थे, अपर हाउस, लोअर हाउस, लेकिन इस बाईकैमरलिज्म के होते हुए भी अंग्रेज़ सरकार ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। ओके, पॉइंट नंबर 5 एक्सप्लेन करते हैं। जस्ट अ मिनट, बार बार हैंग होता है। पॉइंट नंबर 5, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अभी भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना बंद नहीं हुआ था। आपने देखा था 1909 से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना चालू किया था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स को, फिर 1919 में दिया सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, है ना। अब क्या था, अब इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट दिया किसको, डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास किस को कहा जाता है, डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता है शेड्यूल कास्ट्स को, वुमेन को और लेबर को, ठीक है।
इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया वुमेन, लेबर और शेड्यूल कास्ट को, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया। हाँ वही सेपरेट इलेक्टोरेट, एक ही बात है। पॉइंट नंबर 6, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, established by Government of India Act 1858. The Secretary of State was India provided a team of advisor. इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया जो कि इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंडर, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। इस वक्त केवल 10% पॉपुलेशन जो थी इंडिया की, बस केवल उनको ही वोटिंग राइट्स था, इसके अलावा किसी और को वोटिंग राइट्स नहीं था, ठीक है। 8, पॉइंट नंबर 8, इट provided for the re-establishment of RBI and to control the currency and credit of the country। यानी कि इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो अभी की हमारी बैंक है जो कंट्रोल करती है अभी तक करेंसी पे, उसकी स्थापना हुई इस एक्ट के तहत। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, क्यों हुई थी? करेंसी को कंट्रोल करने के लिए और कंट्री के क्रेडिट के लिए, नहीं क्रेडिट है ना, कंट्री का क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए उस वक्त रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे FPSC की स्थापना हुई, यानी कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, PPSC, मतलब कि जो हम PCS का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली बॉडी जो थी वो थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कहा जाता था, ठीक है, उसकी स्थापना की गई। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। इसके अंदर इस एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई जो कि 1937 में सेटअप हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। सीधा मैं इसके प्रोविजंस पे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट, आप जानते हैं 1947 में इंडिया आज़ाद ही हो गया था, तो इसके प्रोविजन देखते हैं। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1957। इस एक्ट का पहला ही प्रोविज़न ये था कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर दिया गया है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट है अगस्त 15, 1947 से, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। लेकिन अभी यहाँ पे डोमिनियंस क्यों कहा गया है इंडिया को डोमिनियन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म नहीं हुआ कम्प्लीटली 1950 तक, तब तक इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट तो कहते थे, बट अभी हम लोग रॉयल यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही थे, यानी कि हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही हम रूल में थे 1950 तक, जब तक हमारे पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना बन गया। डोमिनियन की खास बात होती है, डोमिनियन के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो इंडिया के पास उस वक्त अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो इसलिए ये इंडिया को है डोमिनियन कहा गया उस वक्त, है ना। तो मतलब जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ तो पार्टीशन किया गया, तो टोटल पूरे इंडिया में से 2 डोमिनियन बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। थर्ड पॉइंट क्या था? इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वॉज बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट एंड हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन was have to no responsibility with respect to government of India and Pakistan, ठीक है। अब क्या हुआ? अब तीसरा प्रोविजन इसमें कहा गया है कि वाइसरॉय का ऑफिस है उसको अबॉलिश कर दिया गया और वाइसरॉय की पोस्ट को अबॉलिश कर लिया गया, है ना। अब लेकिन अब गवर्नर जनरल जो था, आप जानते होंगे हमारे पास सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त हमारे जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल बनाए गए उस वक्त, तो डोमिनियन तो यानी कि उस वक्त वाइसरॉय का ऑफिस को यानी वाइसरॉय के पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंटेड किया गया था डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे, है ना, उसको
उसको वहाँ रखा गया 1915 तक, जब तक दोनों डोमिनियन अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले तब तक उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ब्रिटिश क्राउन की नहीं थी। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, इट empowered the constituent assemblies of two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations and to repeal any act of the British Parliament including the Indian Independence Act itself। यानी कि पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ सी देख सकते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया और पाकिस्तान की, उनको फुल पावर दे दी गई कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर सकें, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें, और या फिर ब्रिटिश द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट को हटा सकें, है ना। और यहाँ तक कि उनको इतनी पावर दे दी गई कि अभी भी वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी अबॉलिश करके ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रह सकते थे, जैसा अगर उनको चाहते तो। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान भले ही डोमिनियंस थे, लेकिन 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद उनको दोनों डोमिनियंस को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई कि वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे खुद ही, और ब्रिटिश द्वारा स्थापित किसी भी लॉ को वो रिपील कर सकते थे। यहाँ तक कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर सकते थे, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी मानने से इनकार कर सकते थे और क्राउन के अंडर में रह सकते थे। ठीक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, it empowered the constituent assembly of border dominions to legislate for their respective territories till the new constitution was drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after 1947 15 August was to be extended either for the new dominions unless it was extended thereto by law legislature for the dominion। जैसे कि मैंने आपको बताया 1950 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए, यानी कि दो डोमिनियंस बने, जब तक वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करते तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आगे से कोई भी लॉ को पास नहीं करेगी, किसी भी एक्ट को पास नहीं करेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इट एबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर्ड इट्स फंक्शन टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। यानी कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस भी यहाँ से अबॉलिश कर दिया गया, और इसकी जो पावर्स थी या उसके फंक्शंस थे वो किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states। यानी कि अब जो ब्रिटिश पैरामाउंसी आप जानते ही होंगे, जो ब्रिटिश कंट्रोल था, यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल था वो सारा धराशायी कर दिया गया। अब इंडियन और जितनी भी ट्रीटी हुई थी प्रिंसली स्टेट्स के संग, वो सारी ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि अब उन ट्रीटीज़ का कोई मतलब नहीं रहा गया। ठीक है। और ट्रीटी किसके लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए ट्रीटी जो भी हुई थी उनके बीच में ज़मीन से रिलेटेड वॉटएवर जो भी ट्रीटी थी, अब वो सारी ट्रीटीज़ को डिसॉल्व कर दिया गया अगस्त 15 1947 के बाद, और ब्रिटिश पैरामाउंसी को उसको मतलब कि वहाँ से हटा लिया गया, यानी कि ब्रिटिश अब कंट्रोल नहीं कर सकती थी किसी भी प्रकार से। पॉइंट नंबर 8, it granted the freedom to the Indian princely state either to join the dominion of India, dominion of Pakistan or to remain independent। अब ये पावर्स भी दे दी गई, क्या कहते हैं, ये पावर्स भी दे दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को, या फिर वो खुद ही इंडिपेंडेंट रहें। ये पावर्स भी उनके पास थी। Point number 9, it provided for the governance of each of the dominion and the provinces by the Government of India Act 1935 till the new constitution were framed. The dominions were have authorized to make modifications in the acts। डोमिनियंस को ये पावर भी दे दी गई कि वो जो चले आ रहे एक्ट है उनमें कुछ अपडेट करके अपने अकॉर्डिंग और तोड़ मरोड़ के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बना ले, जब तक वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर ले तब तक। पॉइंट नंबर 10 कहता है, इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट to veto bill or ask for reservation of certain bills for its approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent any bill in the name of His Majesty।
अब जो ब्रिटिश मोनार्क है उसकी पावर को इंडिया के ऊपर से पूरी तरह हटा लिया गया, यानी कि अब वो वीटो बिल, वो अपनी वीटो पावर्स को फॉलो नहीं कर सकता था किसी भी बिल पे, और किसी प्रकार के सर्टेन बिल पे रिजर्वेशन के लिए नहीं पूछ सकता था, कोई भी अप्रूवल नहीं दे सकता था बिल के लिए। ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश किंग आप कह लीजिए, ब्रिटिश क्वीन आप कह लीजिए, वॉट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं, बट लेकिन ये जो राइट है गवर्नर जनरल के पास रहने दिया गया। गवर्नर जनरल के पास फुल पावर थी, अभी वो किसी भी बिल को असेंट कर सकता था अपनी मैजेस्टी के नाम पर, यानी कि इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। पॉइंट नंबर 11 कहता है इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स, यानी कि गवर्नर जनरल को अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स कहा जाने लगा स्टेट्स का या फिर सेंटर का, ठीक है। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंसिल इन ऑल मैटर्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि अब जो ब्रिटिश किंग था अब उसको एम्परर ऑफ इंडिया कहे जाने से रोक लग गई, और जितने भी ब्रिटिश टाइटल थे इंडिया को लेके सबको एबोलिश कर दिया गया, यानी किंग ऑफ इंग्लैंड नहीं कहा जा सकता था, एम्परर ऑफ इंडिया नहीं कहा जा सकता था, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट and reservation of posts of Secretary of State. The members of the civil services appointed before 15 August 1947 would continue and enjoy all the benefits then they were entitled till that time. यानी कि अब कोई भी नए सिविल सर्विसेज के लिए सिविल सर्वेंट की चयन को बंद कर दिया, यानी कि अब कोई भी नए सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन होना बंद हो गया 15 अगस्त 1947 के बाद। लेकिन जो 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे वो कि इंडियन थे, वो अपने पावर्स का फुल यूज़ कर सकते थे, वो अपने वर्क के लिए कंटिन्यू लगे रहे, वो कंटिन्यूली अपने काम में लगे रहे, वो अपने ड्यूटी में लगे रहे, ठीक है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 15 August 1947 the British rule came to end and power was transferred to two independent dominion of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the Dominion of India, यानी कि डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? डोमिनियन ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना सर लॉर्ड माउंटबेटन। आप यहाँ श्री राधा कृष्णन मत लिख देना डोमिनियन स्टेट का बना। और पहले हमारे प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी 1946 में फॉर्म हुई थी, इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन कहा गया, ठीक है। ये कुछ उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 थी, ये कुछ उनके मेंबर्स के नाम है, ठीक है। आप शायद उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इन लोग को कुछ डिपार्टमेंट दिए गए, जैसे आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का। और जी यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ना डिस्कस करके हम सीधा डिस्कस करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।